यस ओके सो लास्ट टाइम हमने ये एमसीक्यूज किया था और इसमें एक बात समझो इसमें ठीक से कि हियर देयर इज वन वर्ड दैट इज रोल्स। देखो यहाँ पे ठीक से ये जो वर्ड है ये इसके ऊपर अंडरलाइन करो ठीक से। रोल्स द स्पेरिकल बॉल ऑफ मास m and radius small r rolls without slipping on the concave surface of radius capital R and it makes oscillations about the lowest point its time period is going to be। तो हमने ये जो वर्ड है ये वर्ड के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना है। हमने लास्ट टाइम उसको ट्राई किया था बट इस वर्ड के ऊपर हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया इसलिए उसका जो आंसर है वो हमको अलग मिल रहा था। बट नाउ विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट वंस अगेन एंड सी हाउ कैन इट बी सॉल्व। तो अब देखो सिचुएशन तो तुमको समझ में आ गया है कि अ स्फेरिकल बॉल एंड ऑफ मास m and radius small r rolls without slipping on a concave surface of radius capital R and we want to find out the period of its oscillations। So देखो सपोज ये सिचुएशन है जिसके अंदर ये कॉन्केव सरफेस है सपोज ओके ये कॉन्केव सरफेस है और यहाँ पे वो बॉल रखा हुआ है। ओके यहाँ पे वो बॉल रखा हुआ है जो कि रोल होने वाला है। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो ये हमको समझना है। अगर वो स्लाइड होता है तो उस केस में जो हमने कल किया था वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो क्योंकि अगर स्लाइड हो रहा है सिंपली स्लाइड नॉट रोलिंग ना तो सिंपली स्लाइडिंग अगर है तो यहाँ पे हमको सपोज रोटेशनल मोशन का कुछ भी कंसेप्ट कंसिडर नहीं करना है तो उस केस में ये दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कल कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट रिजिड सपोर्ट and this length of this simple pendulum can be considered to be same as the radius of this spherical concave surface and here in this case the period of revolution or period of oscillation here in this case can be obtained to be simply equal to t equal to 2 pi root L by G where L is nothing but R and that is to be divided by G। उससे भी आगे जाके अगर इस बॉल का जो साइज है वो अगर थोड़ा बड़ा है but still the ball is not rolling okay ball is just sliding suppose so in that case we can just replace this formula or replace this capital R by this capital R minus small r and this would be the answer if it was simply sliding not rolling। but यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एक बार चेक करो ठीक से। देखो इट इज गिवन दैट इट इज रोलिंग ओके तो रोटेशनल मोशन का भी कंसेप्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जरूर। तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग हमको करना पड़ेगा इसमें। तो देखो ठीक से if suppose this is the center and this ball is rolling like this in the downward direction तो अगर इस तरफ वो रोल करता है तो can you find out the acceleration of this ball? Yes we can find out the acceleration of this ball। अगर उसके लिए हमको ये जो सेंटर है ये सेंटर C सपोज है इस सर्कुलर कर्व का और ये उसका सपोज वर्टिकल लाइन है एक सपोज जो कि R होगा और ये जो पॉइंट है सेंटर इसको साथ अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन है इसका लेंथ जो हमको मिलेगा R माइनस स्मॉल r वो तो समझ सकते हैं आराम से। और अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है ठीक है थीटा तो उस केस में फिर दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू अ इंक्लाइंड प्लेन
ठीक है ना। ये जैसे ऐसे ही हो गया जैसे कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है। देखो अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जितना भी एंगल होगा उतना ही तो इस लाइन का इस वर्टिकल का के साथ होगा कि नहीं, जरूर। और जो कि यहाँ पे हमने थीटा मान लिया है तो ये एंगल भी थीटा होगा ऑब्वियसली। और अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पे अगर वो बॉल रखा हुआ है तो हमने ऑलरेडी ये सिचुएशन जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर स्टडी किया है कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड रहने वाला जो एक बॉल है या कोई भी स्पेरिकल बॉडी जो है वो किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे दौड़ता है। तो दैट एक्सेलरेशन इज actually given by the formula, that is g into sin theta upon 1 plus k square by r square. Do you agree with this? Yes. And also if we consider this theta to be very small, so since theta is very small we can consider this sin theta is approximately equal to theta, and theta is nothing but the arc upon radius. So if we consider this arc to be x and radius is capital R, or capital R minus small r here, then we can just be able to replace this theta by this simply x upon capital R minus small r, करेक्ट है। या इसको हमने जो है ना ये जो कैपिटल R माइनस स्मॉल r है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सपोज उसको रो बोल देते हैं, चलो ठीक है, let us call it as rho. So we can say this sin theta will actually be defined as x upon rho. ओके तो ये हो गया थीटा का वैल्यू। अगर हमने इसको यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे नीचे ये जो स्मॉल आर है तो इस स्मॉल आर के बदले क्या आने कैपिटल आर के बदले क्या आने वाला है एक्चुअली स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि उसका बॉल का रेडियस होगा ना वो, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी हियर, and that's why we can see. So here the next equation will be acceleration, which is going to be equal to g upon 1 plus k square by small r square into, here it is going to be sin theta, which is equal to theta, and theta is nothing but x upon rho, where rho is nothing but this capital R upon small r, भूलो मत ये, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन तो चलो हमको मिल गया। अभी एक्सेलरेशन और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वही तो एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर बनता है। बट स्टिल विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस k square by r square ratio here. K square equal to क्या होता है इन केस ऑफ अ स्पीयर, स्पीयर के केस में k square अपॉन r square का जो रेशियो है वो एक्चुअली 2/5 होता है, ये पता है तुमको, क्योंकि स्पीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही होता है 2/5 mr square, करेक्ट है। and hence I can be written to be equal to m into k square, so that we get this mk square is equal to 2/5 into mr square, so that is m gets cancelled and we are left with k square upon r square to be simply 2/5, करेक्ट है। जिसके कारण यहाँ पे k square by r square का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2/5 and we'll be able to replace it here in this formula, so that this acceleration actually becomes g upon 1 plus 2/5 into x upon rho, okay, and hence this acceleration actually becomes 2/5, 1 plus 2/5 क्या बनता है 7/5, and उसका रेसिप्रोकल बनेगा 5/7 into g, and that is to be divided by rho, where rho is nothing but capital R minus small r, and that is multiplied by g, and obviously minus sign will already be there because acceleration is going to be directed opposite to the displacement. And if we just compare this value of acceleration with this minus omega square into x, then we can be able to understand why this omega square is going to be equal to 5/7 times of this g by rho, right? And then we'll be able to get this omega to be simply equal to root of 5/7 into g by rho, and then we can get this period of oscillation will be actually equal to 2 pi by omega, where omega is nothing but this whole thing, so that we can get this 2 pi by
ओमेगा मतलब ये ओमेगा का रेसिप्रोकल जो कि बनता है यहाँ पे 7/5 and reciprocal of this, that is rho by g. And then we now in the last step here, now we'll just put the value of rho as this capital R minus small r, so that we can say this will be 7/5 capital R minus small r upon g as a final expression for the period. Just check. Okay, so 7/5 capital R minus small r into 5g. This 2 will be actually the correct option. Okay. ये तो हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया, 9th वाला क्वेश्चन याद होगा आपको. चलो 10th वाला करो एक बार. A particle executes SHM with the period capital T and small t seconds after it has crossed the equilibrium position. It's at the point P. After how much time will it be again at P? तो देखो ठीक से, उसका पीरियड दिया हुआ है कैपिटल T. ओके, okay, so the period of the particle is given to be capital T here. That means this is suppose the extreme position, this is left extreme position, and this is suppose the mean position, and the period of the particle is given to be capital T here. Okay, and after time T, after it has crossed the mean position, it comes to the point P here. ये वहाँ पे दिया हुआ है. So it is asked here that after what time it will come back to the same point P here. So let us take it as T dash. So after T dash time, it will come back to the point P once again. But now in this case, it will be moving backwards, right? Whereas in the first case, it was moving in the forward direction. तो यहाँ पे मीन एक्सट्रीम पोजीशन को टच करके वापस जब वो आएगा यहाँ पे, तो वो कितने टाइम के बाद यहाँ पे आएगा वो हमको ढूंढना है. देखो सीधी बात है, अगर हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो x होगा, बराबर x. और जाने के टाइम उसका जो फेज है तो वो ओमेगा टी के बराबर होगा. अगर वो इनिशियली ओरिजिन पे है या मीन पोजीशन पे है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. करेक्ट है. And for the point P, if we apply it here, then we get this x is equal to a sine omega t. Suppose that this time t is the time for this particle to come to the point P here, and x is the distance of point P here, okay, from the mean position. Okay, give this equation number 1. Now just think about, if suppose this particle comes back to the same point once again, तो अब यहाँ पे टी डैश टाइम के बाद अगर वो उसी पॉइंट पे वापस आता है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा. देखो, अगर पी पॉइंट पे वापस आता है तो इस पॉइंट पी का मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, फिर से एक्स ही है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स के बदले क्या आने वाला है, एक्स ही आने वाला है, नो डाउट. और एक ए तो चलो ए ही रहेगा, नो डाउट. और साइन ऑफ ओमेगा एज इट इज इंटू टी के बदले क्या आएगा, तो टी के बदले आ जाएगा स्मॉल टी प्लस टी डैश. करेक्ट है. तो स्मॉल टी प्लस टी डैश यहाँ पे आ जाएगा. सो हियर इट विल बी स्मॉल टी प्लस टी डैश, नो डाउट. चलो ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए. अच्छा, अभी इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या मिलता है, क्योंकि x तो सेम ही है दोनों तरफ, तो अगर इक्वेट करेंगे तो हमको ए कैंसिल होने के बाद बचेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू साइन ऑफ this omega t plus omega t dash. Correct है. But do you know any formula like sine of some omega t plus something is equal to sine omega t like this? ऐसा कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? ऐसा होता है कभी कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कभी होता है? So we can just write this sine omega t as
साइन 180 माइनस ओमेगा टी और साइन पाई माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ऐसा। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी एज साइन पाई minus omega t, and that is going to be equal to sine of omega t plus omega t dash, which actually gives, अगर ये दोनों का साइन सेम है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि पाई माइनस ओमेगा टी शुड बी एक्चुअली ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी डैश। करेक्ट है। अभी इसमें से हमको टी डैश निकालना है, भूलो मत। तो उसके लिए इस ओमेगा टी को अगर इस तरफ लेके जाएंगे वो साइड में, तो हमको मिलेगा पाई is equal to omega t plus omega t plus omega t dash, correct है। and then we can be able to write this pi is equal to omega t plus omega t मतलब 2 omega t, no doubt, and plus omega t dash as it is. But now if we just put this omega as 2 pi by t, ओमेगा को अगर 2 pi by t डाल देंगे तो उससे क्या मिलेगा देखो। नहीं तो ऐसा करो, इस पूरे इक्वेशन को ही ओमेगा से डिवाइड कर दो बस। यस, सो इफ वी जस्ट डिवाइड दिस होल थिंग बाय ओमेगा, पूरे इक्वेशन को अगर ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा कैंसिल हो गया, और अभी ओमेगा को 2 पाई बाय टी डाल दो, जिससे यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टी करके वो पाई पाई कैंसिल होके टी बाय 2 बचेगा, और इस तरफ यहाँ पे 2t एज इट इज बचेगा प्लस टी डैश एज इट इज। अभी इसमें से पाई पाई कैंसिल होके t बाय 2 इज इक्वल टू 2t प्लस टी डैश, जिससे हमको मिल रहा है टी डैश इज इक्वल टू t बाय 2 minus 2t. So this is the time after which it will just pass through the same point once again. देखो ये हम लॉजिकली भी कर सकते हैं, पता है कैसे? देखो, without doing all these calculations you can just arrive at the same conclusion. Suppose that this is the extreme position and this is the mean position, and the particle starts from mean position. Okay, just wait. ये थोड़ा सा छोटा करके लेंगे हम। Yes, suppose this is the line and suppose the particle is at this point here. Okay, तो O से वो स्टार्ट करता है, और अभी यहाँ पे सपोज t टाइम के बाद अगर मान लो यहाँ पे आ जाता है, तो या इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए t इतना टाइम लगा। ठीक है, अभी हमको ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाके वापस यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो सीधी बात है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट दिस हाफ ऑसिलेशन। हाफ ऑसिलेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक और वापस यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, वो तो हमको पता है ऑलरेडी। एक पूरे ऑसिलेशन के लिए अगर कैपिटल टी इतना टाइम लगता है, तो आधे ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, जरूर टी बाय 2 इतना टाइम लगेगा, नो डाउट। बट अभी हमको ये वाला टाइम निकालना है ना, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक जाके आने के लिए लगने वाला टाइम। तो अभी इस पूरे टी बाय 2 टाइम में से ये जो स्मॉल टी टाइम जो है वो 2 बार हटा दो, क्योंकि पार्टिकल क्या करने वाला है देखो, पहले वो सपोज ओरिजिन पे है, ठीक है, तो वो पहले इधर जाएगा, फिर इसके बाद हमको पता नहीं कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लेगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे भी वापस तो आएगा ना, वापस भी तो आएगा, और टोटल टाइम कितना लगने वाला है इसको, टी बाय 2 इतना टाइम लगने वाला है। तो अभी इसमें से ये 2 बार टी तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट, और बाकी ये जो बचा हुआ टाइम है वो हमको पता नहीं, तो इसलिए वो बचा हुआ जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, एक्चुअली दिस होल टी बाय 2 minus 2 times of this small t, which is going to be this option here, our answer here. So t by 2 minus 2 small t, this will be the correct answer. Yes. Let us try this fifth one. A particle moves with SHM in a straight line
in the first second after starting from rest it travels distance x1. okay, after starting from rest, ये statement भूलो मत. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि रेस्ट में कहाँ पे होता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही होता है ना. तो इसलिए यह जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ही यह है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. इट ट्रेवल्स डिस्टेंस x1, मतलब फर्स्ट सेकंड में वो x1 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड इन द सेकंड सेकंड इट ट्रेवल्स डिस्टेंस x2 इन द सेम डायरेक्शन, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन विल बी. तो देखो विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन. तो ये जो सिचुएशन है वो इस तरह से हमको मिलेगा. देखो यहाँ पे suppose this is the path of a system where this is the origin, this is extreme point A, this is left extreme point B, and suppose the particle starts from this point here. इस point से particle ने start किया, ठीक है. जैसे वो start करेगा तो it will just try to move in this direction here. अब जब वो इस तरफ move कर रहा है तो यहाँ पे एक first second में, ठीक है, तो मतलब time यहाँ से start होगा, तो उसका equation क्या बनेगा, x equal to a cos omega t, ये उसका equation बनेगा. So when t becomes equal to 1, okay, t equal to 1 बनने पे वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है x1. ओके, x1 इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है फर्स्ट सेकंड में, ठीक है. और क्या कंडीशन हमको दिया हुआ है कि इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x2 इन द सेकंड सेकंड, दैट मींस अब देखो ये और ज्यादा आगे जाएगा तो x2 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और सपोज यहाँ पे पहुंच जाएगा किधर तो भी, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x2 and after time t equal to 2 seconds we can say. why? because in second बोला है कि नहीं, तो सेकंड में वो x2 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब डिस्टेंस यहाँ से ही हमको काउंट करना है, लेकिन सेकंड मतलब क्या, at after the first second and after this before the second मतलब t equal to 1 और t equal to 2 के बीच में वो इतना x2 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि एक 2 सेकंड्स के अंदर वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x2 प्लस x1 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये हम समझ सकते हैं. तो देखो हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे. when t is going to be equal to 1, x will be equal to, लेकिन ये बात याद रखो कि डिस्टेंस हम कहां से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं, ये लेफ्ट साइड से, करेक्ट है. इसलिए ये डिस्टेंस कितना होगा जरूर, we can call it as a minus x. do you agree with this? because this total distance is going to be a here. the total जो एम्पलीट्यूड है तो वो तो a रहने वाला है, इसलिए ये जो डिस्टेंस रहेगा x का वैल्यू ये डिस्टेंस रहेगा एक्चुअली, ये वाला डिस्टेंस, करेक्ट है. एंड दैट डिस्टेंस विल एक्चुअली बी द difference of a minus x1. so we can say that x will actually be equal to a minus x1. समझा क्या ठीक से, x का वैल्यू a minus x1 होगा, उस समय t का वैल्यू 1 होगा. ये बातें अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर अगर डाल दी तो इससे हमको एक इक्वेशन बनेगा जो a minus x1 it is going to be equal to a into cos omega into 1, मतलब ये ओमेगा, ठीक है. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वी आर गोइंग टू गेट इट हियर. यस, अभी दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके लिए देखो टाइम t के बदले हमको 2 डालना है, क्योंकि 2 सेकंड्स के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x2 प्लस x1 इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओरिजिन से उस समय, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि a में से ये पूरा x1 प्लस x2 माइनस करने से हमको मिलेगा, करेक्ट है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे when t is equal to 2 at that time x will actually be equal to a minus x1 plus x2, right? and if you just put it here in this equation, then we can construct this another equation, that is a minus x1 plus x2 is actually going to be equal to a cos omega into 2, मतलब 2 omega. yes, this is actually going to be equation number 2 here. okay, अभी इसमें हमको ये समझना है कि x1 और x2 ये दिए हुए
और हमको निकालना क्या है, चेक करो, वी वांट टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, करेक्ट है? जस्ट सी हियर, just read the last statement. We want to find out the amplitude of motion, right? That means we want to find out this A here. तो A कैसे निकाल के दिखाएंगे? इक्वेशन 1 के अंदर हमको x1 का वैल्यू मिल रहा है. ओके, इन ऑर्डर टू इलिमिनेट दिस ओमेगा, cos ओमेगा इलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो इधर से हम cos ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो इक्वेशन 1 से cos ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? cos ओमेगा विल एक्चुअली बी इक्वल टू a माइनस x1 अपॉन a, करेक्ट है? और दूसरा इक्वेशन 2 से हमको cos 2 ओमेगा का वैल्यू मिलेगा. देखो what is the value of cos 2 omega here? It is going to be a minus x1 plus x2 divided by a, correct? That means cos omega is actually going to be 1 minus x1 by a, okay? And cos 2 omega is going to be 1 minus x1 plus x2 upon a, okay? But there is a relationship between this cos omega and cos 2 omega, which you already know that cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, right? So if we use it here, then we get this cos 2 omega is equal to 2 cos square omega minus 1, correct? So if we put this cos 2 omega here as 1 minus x1 plus x2 upon a, okay, is equal to 2 times of cos square omega कितना है? तो देखो उधर 1 minus x1 upon a उसका होल स्क्वायर, ठीक है? cos ओमेगा का वैल्यू डाल दिया, minus 1 kept as it is. And then in the next step, if we take this one in that side, then this 1 plus that 1 will actually become 2, correct? So here it becomes 2 minus x1 plus x2 upon 2, sorry, a, which is going to be equal to, if you open this bracket, expand करो इसको, तो 1 minus 2 times of x1 by a plus x1 square by a square, करेक्ट? ये 1 तो ऑलरेडी उधर चला गया है. यस, अभी अगर हम पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 minus x1 plus x2 upon a is kept as it is, which is going to be, तो यहाँ पे 2 को ओपन करो तो 2 minus 2 2s are 4 x1 upon a plus here it is 2 x1 square upon a square, right? Here again this 2 gets cancelled, and if we just multiply this whole terms by minus a, okay, minus a से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर क्या बचेगा? सिंपली x1 plus x2 बचेगा, राइट? और उस तरफ फिर माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो a कैंसिल हो जाएगा और इधर फिर माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिंपली 4x1, दैट्स इट. और इधर भी माइनस a से कैंसिल कर दो तो a कैंसिल हो जाएगा और एक a बचेगा नीचे और यहाँ पे माइनस 2x1 स्क्वायर अपॉन a, इतना ही बचेगा बस. अब इसमें से जबकि हमको a निकालना है तो a वाला टर्म उधर लेके जाओ, बाकी सब टर्म्स इधर लेके जाओ, तो ये बनेगा 2x1 स्क्वायर अपॉन a which is equal to 4x1 minus x1 plus x2, right? And then if we just simplify this further, if we get is 2x1 square upon a is going to be 4x1 minus x1 minus x2, so that this becomes 3x1, okay? So we are left with 2x1 square upon a is equal to 3x1 minus x2, right? And then we'll be able to just shuffle these terms so as to get this a here in terms of x1 and x2. So a will actually become 2x1 square
upon 3x1 minus x2, and this is actually the correct option. You have to search it for 2x1 square upon 3x1 plus x2. Okay, देखो 2x1 square upon 3x1 minus x2, which is already there in this option 2 here. Okay, so 2 will be the correct option. Yes. The sixth one is also very easy. You can do it orally. A particle executes SHM with amplitude 25 centimeter and period 3 seconds. Okay. The minimum time required for it to move between the 2 points 12.5 centimeter on either side from the mean position is. तो देखो एम्पलीट्यूड कितना है उसका 25 सेंटीमीटर और पीरियड उसका 3 सेकेंड्स का है और हमको क्या चाहिए द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू मूव बिटवीन 12.5 मीटर ऑन आइदर साइड. मतलब देखो ऐसे सपोज ये पाथ है सिस्टम का, ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. अगर उसका एम्पलीट्यूड 25 है तो इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस 25 होगा जरूर और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी 25 होगा बिल्कुल. लेकिन अभी we want to find out the minimum time required for it to move between 12.5 मतलब ये मिड पॉइंट हो गया कि नहीं इसका 12.5 इधर का और आइदर साइड मतलब इधर का भी, तो इधर का भी 12.5 मीटर डिस्टेंस. तो इन दोनों के बीच में मतलब यहां से स्टार्ट करके इधर तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है तो वो हमको ढूंढना है. तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट द a/2 पोजीशन. करेक्ट है. दिस इज नथिंग बट अगेन a/2 पोजीशन. जैसा कि तुमको बताया था कि मीन पोजीशन से a/2 पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है तो बताया था t/12 इतना टाइम लगता है. याद है सबको t/12. और फिर अगर इधर से इधर तक जाने के लिए भी अगर सपोज उतना ही t/12 इतना टाइम लगता है तो टोटल टाइम फिर कितना हो गया मतलब इधर से इधर तक जाने के लिए t/12 प्लस t/12 मतलब कितना टाइम लगेगा एक्चुअली वी कैन से इट विल बी the total time required will be t/12 plus t/12 which is actually going to be 2 times of t/12 matlab hi t/6, right? And since t is given to be 3 here so period is 3 na, so 3/6 which is going to be 1/2 matlab 0.5 seconds. Okay, so this will be the correct option which is already there in this option 2 here. Yes. Yes, seventh वाला भी करो एक बार ठीक से. The horizontal board is made to perform SHM oscillations horizontally, moving to and fro through the displacement distance of 32 centimeter. Okay, if a heavy body placed on the table whose coefficient of friction is 0.2, then the maximum number of oscillations per second possible without moving the body is. मतलब ये बॉडी जो है वो स्लाइड नहीं होना चाहिए, उसके लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो कर सकता है. तो मतलब ये सिचुएशन देखो ऐसा है, ये एक सपोज टेबल है और उस टेबल के ऊपर ये बॉडी रखा हुआ है. ओके, और ये टेबल जो है वो ऑसिलेट करने वाला है. टेबल इज गोइंग टू ऑसिलेट बिटवीन दिस 3 पोजीशंस. सपोज दिस इज इट्स मीन पोजीशन एंड दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, ये इसको हम बी बोल देंगे, इसको ओ बोल देंगे और ये हो गया हमारा एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इसको ए बोलना पड़ेगा. करेक्ट है. एंड दिस ब्लॉक इज ऑलरेडी गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म. तो ये ब्लॉक जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे ही रखा हुआ है. ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.2 दिया हुआ है. तो अभी देखो जब ये ब्लॉक यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जाएगा तो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस ब्लॉक विल बी एक्सेलरेटेड. दैट मींस a pseudo force will act on this block in this direction which is of magnitude mass of the block m multiplied by the acceleration of the frame which is going to be a omega square. जो कि हमको पता है लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होता है एसएचएम का a omega square होता है. इसलिए pseudo force will be actually the product of mass of the body and the acceleration of the frame and that's why it will be a omega square. करेक्ट है. तो this is the pseudo force acting on this body. We can denote it by और चलो fd उसको हम बोल देंगे चलेगा. fd which is going to be m a
omega square. But at the same time, this pseudo force will be opposed by the frictional force here, which will oppose the sliding of this block. So the frictional force is denoted by Fs, and this Fs can be given by the formula mu into n, where n stands for normal reaction. And we know that whenever the body is kept on the horizontal surface, the normal reaction is same as the weight of the body. And this Fs becomes the frictional force acting on this body, which is acting towards the left side. And the pseudo force is making this block to slide, and it is acting towards this right side. So अभी यहाँ पे तीन situations होती है कि एक तो ये कि if FD is greater than FS, in that case the block will just slide. But if suppose this FD is less than FS, then the block will just remain stick to it. Okay? But we want a situation in which the block will be making maximum number of revolutions per second. That means the frequency of block, we want it to be maximum. But at the same time, we don't want this block to slide again, slide here. That is possible only when this FD is going to be exactly equal to this Fs. So if you just equate this FD with Fs, then we can be able to get this FD, that is MA omega square, which should be equal to mu into mg, where m gets cancelled from both sides, and we'll be left with omega square is equal to g by mu g by a, right? And then we will be able to put all these values here. So what is this mu? It is given to be 0.2 into g is actually 10, right? And at the same time, this a amplitude is given to be 32 centimeter. So we can write it as 0.32. Let us check once again. एम्पलीट्यूड कितना है 32 सेंटीमीटर है कि नहीं yes horizontal board is made to perform SHM oscillations horizontally moving to and fro through a distance 32 सेंटीमीटर अच्छा तो टोटल डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ एम्पलीट्यूड इज नॉट 32 actually it is 16 only so here we have to replace it by 16 here so यहाँ पे 32 के बदले क्या आने वाला है 0.16 आने वाला है क्योंकि वो सेंटीमीटर है ना it should be converted into मीटर ओके तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे आगे तो हमको मिलेगा 2 by 1.0.16 राइट which can also be written as 200 upon 16 and if we just reduce it by 4 4s are 16 and 4 5s are and 0 so it will actually be 12.5 correct hai? So 12.5 hertz this should be the frequency maximum number of revolutions or rotation vibrations per second the block should make yes so okay यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला ना अभी तक ओके यहाँ तक हमको क्या मिला ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है इधर तक so if omega square is going to be 25 by 2 okay 12.5 मतलब ये क्या ये 12.5 मतलब 25 by 2 okay so if we just take the square root of both sides then omega will actually become 5 by root 2 but omega is actually 2 pi n right so if we just replace this by 2 pi n then 2 pi n becomes equal to 5 by root 2 and n becomes equal to 5 upon 2 pi root 2 मतलब 2 root 2 into pi तो मे भी यहाँ पे हमने g जो है तो g को 9.8 लिया है g का वैल्यू 9.8 अगर लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा यस स्क्वायर रूट निकल आएगा बराबर
You are not to take this G as 10, but instead of that you should take it as 9.8 actually. Just take it as 9.8. So 9.8 multiplied by 0.2, how much it comes out to be? Yes, it will be 19. 9.8 into 2 is 19.6, but it will be 1.96, right? So this is 1.96. Okay. And now if we just reduce this, तो इसको अगर सिंप्लीफाई रिड्यूस करेंगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट अगर 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा 196 upon 16, right? Which can also be reduced by 4. So 4 4s are 16, and here it will be 4 4s are 16 and 4 9s are 49 by 4. Okay, so if this omega square is actually 49 by 4, then what must be omega then? 7 by 2, correct है? So omega square का वैल्यू अगर 49 by 4 है तो फिर ओमेगा का वैल्यू एक्चुअली 7 by 2 बन जाएगा, बट ओमेगा इज 2 पाई n ना, तो अगर 2 पाई n इज इक्वल टू 7 by 2 है तो फिर n क्या होगा? सो n विल एक्चुअली बी 7 by 4 pi, correct है? So 7 by 4 pi. These are the maximum number of oscillations which the block can perform, 7 by 4 pi, which is already there in this option number 2 here. Okay. चलो ठीक है. अच्छा ऐसा है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है तो तुम ट्राई करो ठीक से, क्योंकि वो एक्चुअली लेवल 3 के क्वेश्चंस है, और अगर तुमको डाउट्स है तो वो डिस्कस कर सकते हैं आराम से आगे चल के. ठीक है. सो हियर वी डिक्लेयर दैट दिस चैप्टर ऑसिलेशंस हैज बीन फिनिश्ड. और एक बात कि नेक्स्ट वीक से, ठीक है ना,